नमस्कार दर्शकों, विज्ञान और पर्यावरण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैव विविधता पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जंगल में ही देखने को नहीं मिलते, बल्कि ये हमारे जीवन, हमारी संस्कृति और हमारी पृथ्वी का आधार है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता में कमी देखने को मिल रही है। आज के कार्यक्रम में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि हम आम नागरिक किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाकर जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। ये शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय का ये वानस्पतिक उद्यान है, बॉटनिकल गार्डन है। इसी के बीच में हम खड़े हुए हैं और इस जो बॉटनिकल गार्डन की जो स्थापना हुई वो कॉलेज की बिल्डिंग के साथ ही हुई और 1948 में इसकी स्थापना हुई। और यहाँ का ये जो स्थापना हुई थी बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के बनाया गया था। बॉटनिकल गार्डन का उद्देश्य ये होता है कि हम कंजर्वेशन कर सकें। बॉटनिकल गार्डन क्योंकि ये यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स भी इस पाठ्यक्रम में रहते हैं और मेनली बॉटनिकल गार्डन का उद्देश्य ये रहता है कि हमारे आसपास हम इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं। इन सीटू का मतलब जहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी जो जीनस पाया जाता है वहीं पर संरक्षण करें। एक्स सीटू मतलब हम कहीं बाहर से लेके आते हैं और उसके बाद हम बॉटनिकल गार्डन में इसका संरक्षण करते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन है तो यहाँ पर बहुत सारे आपको पौधों की स्पीशीज़, अलग अलग पौधों की स्पीशीज़ दिखाई देगी। जैसे कुछ ऑर्नामेंटल हैं, कुछ फाइबर यील्डिंग है, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, स्पाइसेस हैं, फूड यील्डिंग प्लांट्स हैं, सभी का ऑर्नामेंटल है, सभी का हमने कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर, जिससे कि पीजी हमारे स्नातकोत्तर और स्नातक के जो छात्र छात्राएँ हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन का उद्देश्य खाली पौधे लगाना नहीं होता। पौधे तो हम लगा देते हैं, उनका संरक्षण करना मतलब आपको रोज़ उसमें प्लांटेशन देना, पौधे देना, सफाई करना, खाद देना और पानी देना, ये बहुत है। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है गर्मियों में, जब पानी की कमी होती है तो वहाँ पर इन पौधों का संरक्षण हम कैसे करें। हर बार स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट दिया जाता है कि एटलीस्ट जो बायोडाइवर्सिटी अभी है हमारे पास में उसको हम किस तरह से संरक्षित करें। तो यहाँ इस गार्डन में हम लोगों ने कोशिश की है, जैसे एक्स सीटू कंजर्वेशन में जैसे हमने रुद्राक्ष के पौधे लेके आए हैं, चंदन के पौधे लेके आए हैं जो यहाँ का ओरिजिनल नहीं है। इसी के साथ हमारे पास महुआ का पौधा है, सल्फी है, रीठा है, आंवला है, शिकाकाई है, हर बहेड़ा, वसीका है। तो मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, इसी के साथ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है, एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं जो जल में पाए जाते हैं, उनको भी रखा हुआ है। तो संरक्षण इस तरह से किया जाता है कि हम मैक्सिमम हम इनको कंजर्व कर सकें। देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो हमारे पास धन है, हम ये जो बोल रहे हैं ये हमारे पास ये एक्चुअली सही मात्रा में जो हम रिच हैं अपने बायोडाइवर्सिटी से। छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत ही रिच माना जाता है बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी लैंड में आता है। ये हमारा जो धन है इसको ये बताना बच्चों के बीच में कि ये क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग ने स्टूडेंट्स को, पीजी के स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें कि कॉलेज प्रीमाइसेस में यहाँ जितने भी पौधे हैं उनके बारे में एक डेटाबेस तैयार करें और उसको QR कोड उसमें बनाएं, जिससे कि लोग जो आते हैं यहाँ पे विज़िट करने, जो विज़िटर्स हैं, तो वो QR कोड के थ्रू उनके जो डेटाबेस है उसके बारे में, मतलब पौधा क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इसका टैक्सोनॉमिक, मतलब क्योंकि ये तो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो टैक्सोनॉमिक कली साइंटिफिकली भी उनको जानना है इस बारे में। तो उसके बारे में उसका डिटेल्स, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, उनके क्या क्या यूज़ हैं, कौन से प्लांट पार्ट को यूज़ किया जाता है, इस तरह से पूरा एक डेटाबेस तैयार किया है, QR कोड तैयार किया है। तो ये हमारे पीजी के स्टूडेंट्स ने तैयार किया है और उसके बाद में उन्होंने उसको कंपाइल किया है, जो हम उसको रिलीज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स हर एक पौधे के बारे में जानकारी जान पाएगा और वो पौधा कितना आवश्यक है। हालांकि दुनिया में कोई भी पौधा अगर आप देखें तो ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है।
फिर भी हमने उसको क्या किया है, पढ़ने की दृष्टि से उसको हमने कैटेगराइज कर दिया है कि ये फूड यील्डिंग है, या फाइबर यील्डिंग है, या स्पाइसेस हैं, या मेडिसिनल है, या ऑर्नामेंटल है, या वेजिटेबल्स हैं, तो जिससे कि हम उसको पहचान सकें। अदरवाइज़ हमारे छत्तीसगढ़ में 40 से 50-45 भाजियाँ ऐसी होती हैं जो खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स हम जिनको बोलते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन में एक पैच है जहाँ पर कि भाजियाँ भी उगाई जाती है, सीजनल वेजिटेबल्स में, और इसमें टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स क्योंकि स्टडी करते हैं बच्चे, तो प्रैक्टिकल भी इनका दिया जाता है। और इसी तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बच्चों को भी दिए जाते हैं, स्नातक स्तर के बच्चों को। उनको भी कहा जाता है कि आप पौधे लेके आइए, लगाइए, और खाली लगाना नहीं है, इनका संरक्षण करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। और उनको ये सिखाया जाता है कि अगर आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं पौधे को, हम किस तरह से यूटिलाइज़ करें, कंजर्व करते हुए यूटिलाइज़ करें। अगर कोई पौधा मेडिसिनल है, उसकी पत्तियाँ हम उपयोग में करते हैं, तो जब हम पत्ती अगर तोड़ते हैं तो हम ये देखें कि पूरी पत्तियाँ एक साथ में ना तोड़ें, साथ साथ में यूटिलाइजेशन के साथ में कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। प्रकृति है, प्रकृति में सभी जीव महत्वपूर्ण हैं और सभी जीव एक दूसरे के परिपूरक हैं। पौधे और जंतु सब मिलकर एक साथ निवास करते हैं और उनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। और इस लिहाज से देखा जाए तो पौधों के संरक्षण के साथ साथ इन जंतुओं का भी संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। पौधों का तो एक रिकॉर्ड हम लोगों ने तैयार किया है, लगभग 200 पौधों तक का एक हमारे बच्चों ने तैयार कर लिया है, डेटाबेस तैयार कर लिया है। जंतुओं का भी यहाँ पर जैसे बटरफ्लाई हैं, अर्थवर्म हैं, और इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये काफ़ी संख्या में आती रहती हैं। अब चूँकि ये बर्ड्स जो हैं हमेशा स्थान परिवर्तित करती रहती हैं, तो उस स्थिति में यहाँ कम से कम 40-50 तरह के पक्षी और बाकी सूक्ष्म जीव जो हैं बहुत सारे हैं यहाँ पर संरक्षित हैं अपने आप ही प्राकृतिक वातावरण में। हाँ, नहीं, यहाँ पर जो पौधे हैं, फलदार पौधे खासकर जो लगे हुए हैं, उनमें जो फल होते हैं उनको तोड़ा तो नहीं जाता, उतनी में अधिक मात्रा में उतने फल होते नहीं हैं। इन फलों का इस्तेमाल पक्षी ही करते हैं। और इसके साथ साथ जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये चूँकि हमारा बॉटनिकल गार्डन जो बना हुआ है, इसका पर्पस तो एक गार्डन के रूप में है ही। ये एक एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो किया जाता है, वो प्राकृतिक रूप से एक परिदृश्य होता है और दूसरा परिदृश्य होता है जहाँ पर ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो ये ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत ही तैयार किया गया बॉटनिकल गार्डन है। और इसमें जो पौधे हैं, खासकर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनको बाहरी लोगों को तोड़ने के लिए यहाँ पर बिल्कुल मनाही है, उनको तोड़ने से रोक दिया जाता है। और इसके अलावा उनमें से बहुत से फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल के लिए भी काम आते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। एक्चुअली ये महाविद्यालय 1948 में यह स्थापित हुआ है और तब से ही यहाँ पर एक बॉटनिकल गार्डन स्थापित है, जो कि निश्चित तौर पर बच्चों को जैव विविधता की केवल शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि जागरूक भी करता है कि क्यों जैव विविधता का संरक्षण हमारे लिए, हमारी आगामी पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। आज जब हम विकास की दौड़ में हैं, दैट इज़ हम विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर जाना चाह रहे हैं, आज यह समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें एक संतुलन बना के चलना पड़ेगा, जो कि संरक्षण और विकास को एक बैलेंस वे में लेकर हम एक विकसित भारत की तरफ जा सकें। जहाँ तक आपने ये पूछा कि हम महाविद्यालय की तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं, मैं यह बताना चाहूँगा कि इस बार का जो थीम है वो है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। इस संदर्भ में हमारे महाविद्यालय ने पूर्व में ही 2021 में एक इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किया था और उसका भी थीम इससे बहुत ज़्यादा मैच करता है। उसका थीम था लोकल फॉर ग्लोबल, जो कि बहुत ज़्यादा उस विषय पर बच्चों ने एक तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। चूँकि इंटरनेशनल सेमिनार था, इसमें न केवल हमारे प्रदेश के, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों के विशेषज्ञों ने उसमें सहभागिता की और बच्चों को जागरूक किया कि क्यों जैव विविधता का संरक्षण, हमारे इकोसिस्टम का संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर सबको कार्य करने की आवश्यकता है। एक मानव प्रवृत्ति होती है कि हम पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन इस
दौड़ में शायद हम यह भूल जाते हैं कि जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो पैसे से तो खरीदा ही नहीं जा सकता, जो कि हवा है, जल है, वायु, जंगल, हमारा जो एक इकोसिस्टम है, इन सब को के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये हम चूँकि हम एक महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स हैं और यही यंगस्टर्स आगे चलकर नेतृत्वकर्ता बनेंगे, यही आगे चलकर पॉलिसी डिसीजंस लेंगे। तो यदि वो जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वह एक परिष्कृत माध्यम हम उनको यदि दे सकें तो उसके अनुरूप वो कार्य करेंगे। पर्यावरण संतुलन में हर एक छोटे से छोटे जीव की बहुत अधिक महत्वता है। जैसे अगर हम बी की बात करें, हनी बी की बात करें, तो ये है कि अगर हनी बी इस दुनिया से ख़त्म हो जाए तो इंसान सिर्फ 4 साल ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि पॉलिनेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमें कोई अनाज खाने के लिए नहीं मिलेगा। और हर एनिमल, जैसे कि पानी में यदि हम देखें तो जू प्लैंक्टॉन्स हैं, वो फिश के लिए भोजन का कार्य करते हैं। तो हर छोटे से छोटा जंतु जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और ये विविधता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मेंटेनेंस करना या इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी पर हमारे कॉलेज पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की महत्ता को समझते हुए हमारे छात्रों ने अपने लेवल पर भी प्रयास किया है और टीचिंग लेवल पर भी हम लोगों ने बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कराए हैं। लोकल फॉर ग्लोबल जो है, हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कराया था जो इंटरनेशनल सेमिनार था, जिसमें दुनिया भर के देशों के साथ हमारे छोटे छोटे गाँवों के लोग भी उसमें जुड़े हुए थे। जगदलपुर से भी लोग उसमें जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बच्चे हैं प्लांट्स खुद लाते हैं, यहाँ पर लाकर उसको मेंटेन करते हैं। हम उनको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि पौधे क्या हैं और उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। जब तक हम उनसे प्यार करना नहीं सीखेंगे तब तक हम उससे संरक्षण उनका नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है हम उनका महत्व समझें, उनसे हमारा एक लगाव हो कि वो क्या हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हमारे बच्चे जो है वो ड्राई डेकोरेशन पर भी हम बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें प्रकृति में जितने भी प्लांट्स हैं उनसे उनकी जो भी रेसिड्यूज़ हैं उनको लेकर वो डेकोरेशन तैयार करते हैं। प्लांटेशन, फ्लावर डेकोरेशन पर हमने एक पूरा कोर्स ही रखा हुआ है जिस पर जो है बच्चे बहुत अच्छे से भाग लेते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है इसमें। इसके साथ ही हमने और जानकारी भी इकट्ठी की है। आइए देखते हैं ये कुछ खास जानकारी। इस संबंध में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतीक वर्मा सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के हमारे कार्यक्रम में। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसको वर्तमान में मनाना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है? जी जैसा कि हम जानते हैं कि जैव विविधता हमारे जीवन का एक आधार है जी। हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करने में जैव विविधता का एक विशेष महत्व है जी। इसी ज्वलंत मुद्दे को, जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जिसमें एक तरफ जैव विविधता का ह्रास, दूसरी तरफ पॉल्यूशन और तीसरी तरफ क्लाइमेट चेंज। इन तीनों समस्याओं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं जी। और इसी समस्याओं को लोगों को अवगत कराने के लिए तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए, जैव विविधता संरक्षण के प्रति प्रेरित करने के लिए हम ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को बनाते हैं। जी सर, अब हम जानना चाहेंगे कि जैव विविधता को सहेजने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी बहुत सारे कार्य है या अधिनियम है या कोई नियम होंगे जो लागू किए होंगे उन्हें बचाने के लिए, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया आपसे कि 1993 की संधि के बाद हमने भारत देश में
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम जी। 2002 जी। लेकर आए। जैव विविधता अधिनियम का उद्देश्य, 3 उद्देश्य है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जी। दूसरा है सस्टेनेबल यूज और तीसरा है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये 3 ऑब्जेक्टिव जो हैं, जो हमारे अधिनियम के ऑब्जेक्टिव हैं, वो ऑब्जेक्टिव मैच करते हैं हमारे कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव से। जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग एवं एक्सेस एंड बेनिफिट, जी। प्राकृतिक संसाधनों का साम्यपूर्ण बंटवारा। सर, हम देखते हैं कि हमारे आसपास वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियाँ भी पाई जाती है। तो ये वेटलैंड्स का जो आर्द्र भूमि है, ये कंजर्वेशन में किस तरीके से काम करती है और इसका किस तरीके से संबंध है? जी। जी। वेटलैंड बहुत ही सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो आर्द्र भूमि, नम भूमि, हमारे छत्तीसगढ़ में की जनता के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे तालाब, पोखर, सरोवर जो गांव में है वो भी आर्द्र भूमि की श्रेणी में आते हैं। जी। आर्द्र भूमियों का एक विशेष महत्व है। आर्द्र भूमि जैव विविधता संरक्षण में एक विशेष भूमिका निभाती है। वहाँ आने वाली जो भी जीव जंतु हैं, हाँ, वनस्पति हैं, बहुत सारे वनस्पतियों का वो एक वास होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का वास होती हैं, फ्लोरा एंड फौना का वास होती हैं, जी। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेटरी बर्ड्स जो विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं विदेशों से, उनका भी एक विशेष प्रवास स्थान होती है। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय जो स्तर है, उस संगठित संस्थाओं के माध्यम से जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है का क्रियान्वित किस प्रकार किया गया है? जी। जी। क्रियान्वयन पे जैसा हमने पहले भी इसको चर्चा किया है कि सबसे एपेक्स बॉडी है, राष्ट्रीय स्तर की जो बॉडी है वो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, जी। जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। जी। उनके द्वारा जैव विविधता संबंधित समय समय पे नीति निर्धारण, गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स तैयार किए जाते हैं, जी। जिसके आधार पर राज्य स्तर पर एवं ग्रामीण स्तर पर कार्य किया जाता है। जी। जी। सर, क्या जो तत्कालिक और आधुनिक जैव विज्ञान है जिससे जैव विविधता संरक्षण में मदद मिल सकती है? जी, विज्ञान का कभी भी विज्ञान के विषय को जैव विविधता संरक्षण से अलग नहीं किया सकता। आज के समय पर विज्ञान का एक विशेष महत्व है। जी। जैसा कि हमने वेटलैंड के विषय पे हमने बात की, वेटलैंड संरक्षण से ही मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ किस प्रकार राज्य में के सारे वेटलैंड्स को का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए साइंटिफिक टूल्स का उपयोग किया गया है। इसका जियो मैपिंग के माध्यम से, जियो टैगिंग के माध्यम से सारे वेटलैंड्स को चिन्हांकन किया गया है। जी। सर, चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। जी। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो सर, हम संरक्षण की बात कर रहे थे, जैव विविधता संरक्षण की। तो जैव विविधता संरक्षण में जो हम आम नागरिक हैं या स्थानीय समुदाय या आदिवासी जो ज्ञान है, वो किस तरीके से उपयोगी हो सकता है जैव विविधता के संरक्षण के लिए? जी। आदिवासी ज्ञान, और जिसे हम बेहतर शब्दों में कहें तो पारंपरिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को लेकर जैव विविधता अधिनियम में विशेष प्रावधान है। जी। जैसा कि हम जानते हैं कि पारंपरिक लोगों को जैव विविधता का संयोजक एवं संवाहक कहा जाता है। उनके पास वो विशेष ज्ञान है उन्होंने अपने पीढ़ियों से संजो कर रखा हुआ है। सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि जैव विविधता के लिए काफ़ी सारे जो नियम बनाए गए हैं, वो जो वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखते हुए क्या वो नियम पर्याप्त है जैव विविधता के संरक्षण के लिए? आपके क्या सुझाव है इस पर?
वर्तमान में व्याप्त नियम जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002, नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स, छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडाइवर्सिटी रूल्स, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन, ऐसे विभिन्न रेगुलेशन के माध्यम से जैव विविधता को संजोने का प्रयास किया जा रहा है जी। परंतु केवल एक्ट के माध्यम से हम इसको संजो नहीं सकते। इसमें जन जागरूकता, जन भागीदारी की विशेष महत्व है। लोगों को भी अपनी भूमिका समझनी होगी, जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी हम इसका संरक्षण कर सकते हैं जी। तो सर, जैव विविधता के लिए हम आम नागरिक कौन कौन से छोटे छोटे कदम लेकर जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। जैव विविधता संरक्षण की अगर बात कहें, इसको समझना बहुत सरल है, हम जानते सभी हैं, पर इसका क्रियान्वयन हम या तो नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं जी। बहुत छोटी शुरुआत हो सकती है जी। जैसा कि प्लास्टिक बॉटल्स का उपयोग नहीं करना, वन टाइम पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना, स्थानीय किस्मों की प्रजातियों को बढ़ावा देना जी। हम आजकल अपने किचन गार्डन में ऐसे पौधों का इस्तेमाल करते हैं जो या तो स्थानीय स्पीशीज़ नहीं है जी। स्थानीय स्पीशीज, अगर हम स्पीशीज़ का उपयोग करते हैं तो वो ऐसे बटरफ्लाईज के लिए होस्ट प्लांट्स का काम करती हैं जी। और ऐसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं जी। सर, हम किस तरीके से जान पाएंगे अगर हमारे आसपास कोई नए जीव जंतु दिखाई देते हैं तो वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है या नहीं, और हम उसका किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं? क्या हम खुद पर ये कदम उठा सकते हैं या हमें इस महत्वपूर्ण कदम के लिए या सहेज कर रखने के लिए किसी पशु पक्षी या किसी पेड़ पौधे को किसी डिपार्टमेंटल की हेल्प लेनी पड़ेगी? जी, पेड़ पौधों को सहेजने के लिए अभी वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे आपको डिपार्टमेंटल हेल्प लेनी पड़ेगी जी। आप ऐसी किसी भी किस्म की प्रजातियों को आप खुद भी सहेज सकते हैं या किसी भी जानकारी के लिए आप उन डिपार्टमेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं जी। चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड हो, या आपके समीप स्थित कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जहाँ तक रही स्पीशीज़ की बात, तो उन प्रतिबंधित स्पीशीज़ को आप अपने घर पे नहीं रख सकते जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत प्रतिबंधित हैं। अन्यथा बाकी स्पीशीज़ को आप हम अपने घर में स्थान दे सकते हैं जी। तो सर, इस महत्वपूर्ण विषय पर आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से हम जैव विविधता के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें और साथ ही उन्हें भी अपने जीवन जितना महत्वपूर्ण समझें? जी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए हम सभी को विशेष प्रयास करना चाहिए। उन प्रयास बहुत बड़े नहीं, ये बहुत छोटे प्रयास हो सकते हैं। चाहे वो पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्रदूषण कम करना, अन्य बिजली का उपयोग सीमित मात्रा में करना, पूल व्हीकल्स का उपयोग करना जी। स्थानीय किस्मों को बढ़ावा देना, पारंपरिक पद्धतियों का उपयोग करना, और ऐसे छोटे छोटे विषय से ही हम बहुत बड़े काम करने का अगर नहीं सोचें, इसमें हम बहुत छोटे इंटरवेंशंस की आवश्यकता है जी। और इन्हीं छोटे इंटरवेंशन से हम जैव विविधता को संजो कर रख सकते हैं जी। सर, हम ग्रामीण इलाकों में तो बहुत सारे हमें जो वनस्पति है, जीव जंतु है, ये सभी देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे आसपास की जो जीव जगत है जो शहरीकरण में हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है, वहाँ हम किस तरीके से जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा इस हेतु एक विशेष प्रयास किया जा रहा है। कुछ शहरों का चुनाव करके उसके सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स तैयार किया जा रहा है तथा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को समझने का प्रयास किया जा रहा है तथा उस स्टडी के बाद ऐसी कौन सी प्रजातियों जिनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं शहरों में भी, इसकी ओर कार्य किया जा रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इस चर्चा से हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें लाभ मिला होगा और वो जैव विविधता के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो समझे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और चर्चा में भाग लिया। तो दर्शकों, अगली बार होगी आपसे फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।